नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द 29 जून 2026 के डेली करंट अफेयर माइंड मैप्स की बात करते हैं। एंड इसके अंदर सबसे पहले तो हम बात करते हैं अबाउट जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो साइशेल्स विजिट था उसके ऊपर जो चीज़ें हमको देखने को मिली। तो इंडिया सेशल्स रिलेशंस की बात करते हैं। इंडिया सेशल्स इंडिया सेशल्स रिलेशन के अंदर सबसे पहले तो हम बात करते हैं अबाउट दी स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट एंड जो पीएम विजिट है उसके बारे में बात करते हैं यार। स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट एंड पीएम विजिट की बात करें तो यहाँ पे जो ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी विज़न यहाँ पे रखा है ना। एक बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ जो है इंडिया साइकिल से हमको देखने को मिल सकता है। तो जो इंडियन ओशन है एज एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी ऐसा बोला गया बिकॉज इसमें सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी की बात की गई। सो इंडियन ओशन को एक ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी का विज़न रखते हुए इसकी बात की गई। बाकी जो गार्जियन ऑफ ब्लू हॉराइजन अवार्ड है ये मिला भाई, ठीक है, गार्जियन ऑफ ब्लू हॉराइजन ना। साइशल्स ने जो है पीएम मोदी को एक स्पेशल प्रेसिडेंशियल डिस्टिंक्शन जो है वो दिया बिकॉज इनका जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन में जो भारत का यहाँ पे जो रोल रहा है उसके वो जो साइशल्स ने पीएम मोदी को अवार्ड दिया गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉराइजन अवार्ड। गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन अवार्ड। बाकी जो CDRI मेंबरशिप है, CDRI मेंबरशिप मतलब जो कोalition फॉर डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सेशल्स ने ये कोalition को ज्वाइन किया। जो डिप्लोमेटिक रिलेशन की बात करें तो इंडिया एंड सेशल्स का यहाँ पे 50 ईयर ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो पूरा होता है यार, है ना। इंडिया ने पार्टिसिपेट किया जो सेशल्स का 50 नेशनल डे सेलिब्रेशन है उसके अंदर इंडिया ने जो गोल्डन जुबली इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन किया उसके ऊपर इस रिलेशन को बताता है दोनों नेशन का भी। तो इसके बारे में बात किया 50th रिलेशन ऑफ डिप्लोमेटिक नहीं 50th ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस रिलेशन को ही बता रहा है दोनों दूसरे के बीच में। बाकी जो की आउटकम्स एंड असिस्टेंस जो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है उसके बारे में हम बात करें। की आउटकम एंड असिस्टेंस तो सबसे पहले तो डेवलपमेंटल जो एड दिया गया है उसके बारे में बात करें। डेवलपमेंट में क्या सहायता की गई, डेवलपमेंट एड की बात करें तो फास्ट पेट्रोल वेसल बोट्स यहाँ पे दिए गए यार सिशल्स को, है ना। एम्बुलेंस एंड यूटिलिटी व्हीकल्स दिए गए, फास्ट पेट्रोल वेसल एंड बोट्स दिए गए, एम्बुलेंस एंड यूटिलिटी व्हीकल्स राइस एंड सीमेंट सप्लाई देने की बात की गई यार।
नेक्स्ट जो साइन हुआ यहाँ पे एमओयूज, उसके बारे में बात करें एक एक्सट्रीडिशन ट्रीटी जो है वो हमको देखने को मिला। एक्सट्रीडिशन ट्रीटी हमको देखने को मिला है ना, इसके ऊपर साइन हुआ ट्रीटी। बाकी जन औषधि जो है वो हेल्थ केयर के ऊपर ये जो है ये एमओयू साइन हुआ यार इंडिया एंड हमारे पास सेशल्स के ऊपर, है ना। जन औषधि मतलब यहाँ पे जो जेनेरिक मेडिसिन है वो सप्लाई किए जाएंगे सेशल्स को थ्रू जन औषधि स्कीम, जो कि एक तरह से अफोर्डेबल हेल्थ केयर को प्रमोट करेगा यार, ठीक है। ये एमओयू साइन किया गया, बट आउटर स्पेस कोऑपरेशन के ऊपर बात की गई यार। आउटर स्पेस कोऑपरेशन के ऊपर बात किया गया। सी फेयरर्स जो हैं उनके ट्रेनिंग किया जाएगा, जो नाविक हैं उनकी एक डिप्लोमेटिक कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर ध्यान दिया जाएगा यार। डिप्लोमेटिक कैपेसिटी बिल्डिंग जो है इसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। एक्सिम बैंक जो है ये बनाया गया फॉर लाइन ऑफ क्रेडिट। ये जो एक्सिम बैंक है ना, जो तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को साइशेल्स के अंदर, है ना। इकोनॉमिक कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करेगा। नेक्स्ट जो है यहाँ पे हम बात करें चैलेंजेस की जो कि फेस करना पड़ रहा है। चैलेंजेस कौन कौन से हैं यार इंडिया से रिलेशन के अंदर। तो जो जियो पॉलिटिकल यहाँ पे चैलेंजेस हैं उसके बारे में बात करें जियो पॉलिटिकल चाइना में, जो चाइना का जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है वो एक तरह से इसको कब्जा कर ले रहा है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में सब तरफ को आपस में खींच लेगा, हमारे आसपास के सारे जगह को अपना। वैसा इतना महंगा महंगा लोन देता है जिसको चुका नहीं पाता, फिर कब्जा कर लेता है। ये इम्पोर्टेंट जियोपॉलिटिकल चैलेंज है। बाकी जो आइलैंड कंट्रोवर्सीज़ हैं यार वो दिक्कत है ना, बिकॉज जो इंडियन ओशन में यहाँ पे प्राइमरी थ्रेट जो है वो कौन है भाई, चाइना। बिकॉज यहाँ पे एकदम मैसिव 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो सेशल्स के पास है। चाइना का जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल है उसमें एग्रेसिव इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कर रहा है, तो उसके वजह से एक तरह से जियोपॉलिटिकल बैलेंस को बिगाड़ रहा है यार, है ना। तो चाइना की बात हुई। एजम्पशन जो आइलैंड कंट्रोवर्सी है, आइलैंड कंट्रोवर्सी मतलब क्या, जो इंडिया का जो यहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के ऊपर जो साइन हुआ था प्रोजेक्ट, मतलब इंडियन डिप्लोमेटिक हडल ये रहा है कि जो जॉइंट प्रोजेक्ट इंडिया सेशल्स ने यहाँ पे आइलैंड के ऊपर, एजम्पशन आइलैंड के ऊपर बनाया गया था, उसके ऊपर बहुत सारे डिप्लोमेटिक बैकलैश एंड लॉस ऑफ सोवेनिटी की कॉन्सेप्ट जो था ये सब देखने को मिला। तो ये सब जो है एक जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं। एजम्पशन आइलैंड कंट्रोवर्सी, जिससे वैसे एक एसिमेट्रिक पावर डायनामिक्स जनरेट हो रहा है यार। नेक्स्ट जो ऑपरेशनल एंड पॉलिटिकल चैलेंजेस है उसकी बात करें तो जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल फ्लक्चुएशन है वो एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज है। डोमेस्टिक पॉलिटिकल फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहे हैं। बाकी जो प्रोजेक्ट डिलीवरी है वो धीरे धीरे हो रहा है, इसकी कमी है यार। ट्रेड एंगेजमेंट भी बहुत लिमिटेड ही है, लिमिटेड ट्रेड
एंगेजमेंट। और क्या चैलेंजेस हैं जो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं, लाइक यहाँ पे हम जो मैरीटाइम पायरेसी एंड जो आईयूयू फिशिंग की बात करते हैं, है ना, नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स। यहाँ पे मैरीटाइम पायरेसी एंड जो आईयूयू फिशिंग है वो एक थ्रेट रहा है यार। ठीक है, आईयूयू क्या है भाई? जो इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग है वो एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज है। और कौन कौन से नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं? बाकी जो ड्रग ट्रैफिकिंग हमको देखने को मिलता है यार, क्लाइमेट चेंज, सी लेवल राइज की बात करते हैं यहाँ पे, क्लाइमेट चेंज एंड सी लेवल राइज। सो क्या करना चाहिए? व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? करना क्या है? हमको वे फॉरवर्ड पे ध्यान देना होगा। व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? तो एक कोलैबोरेटिव ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना होगा यार। कोलैबोरेटिव ग्रुप जिस पे हमको ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करना होगा। ब्लू इकोनॉमी लाइक फिशरीज, बायोटेक, ये सब पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना होगा यहाँ पे, लाइक यूपीआई को साइकिल्स में जो नहीं है, जो कमर्शियल प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे टाई अप करना होगा यार, है ना। सिक्योरिटी एंड रेजिलियंस की बात करें तो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस ये जो है इसके ऊपर ध्यान देना होगा, इसको एनहांस करना होगा। ना मतलब हमको फिजिकल मिलिट्री प्रेजेंस पे ज़्यादा, जैसे हमको डोमेन जो है, जैसे इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर बना होगा इंडियन ओशन रीजन में। एक रियल टाइम सैटेलाइट डाटा जो है सैटेलाइट्स के साथ यहाँ पे शेयर करना होगा फॉर इलीगल अनरेगुलेटेड एंड जो अन रिपोर्टेड फिशिंग है उससे लड़ने के लिए। सो मैरी टाइम डोमेन अवेयरनेस, सैटेलाइट डाटा शेयरिंग, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना होगा। नहीं शेयर कर सकते हैं टेक्नोलॉजीज़ यार। हमको यहाँ पे सब पावर दर्शाना होगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री प्रेजेंस से कुछ नहीं होता, सब पावर दर्शाना पड़ेगा। लाइक यहाँ पे जो आईटीईसी जो स्कॉलरशिप्स हैं, है ना, वो एक इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर पे काम आएंगे यार। जो इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है आईटीईसी, स्कॉलरशिप एंड इंडियन डायस्पोरा एंगेजमेंट की बात करते हैं। यहाँ पे जो इंडियन डायस्पोरा जो वहाँ पे रहते हैं उनके साथ एंगेज करना होगा। नेक्स्ट जो है हमको जो बात करनी है यार, इसी के अंदर थोड़ा सा इंडिया साइसिल्स जो है, मतलब जो साइसिल का जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है इंडिया के लिए वो क्या है, अगर हम समझें कि क्या क्यों इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है सीशल्स, उसके बारे में बात करें तो जो स्ट्रेटेजिक
इम्पोर्टेंस ऑफ दी सीशेल्स की बात करें तो एक सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन है ये, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। कैसे भाई? मतलब नियर द मेजर सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन इज लोकेटेड लाइक एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। दूसरा यहाँ पे इम्पोर्टेंट सी है कि इसका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है बहुत ज़्यादा है, अराउंड 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट है ये, है ना, जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट की कैटेगरी में आता है ड्यू टू वल्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट चेंज, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है इसके ऊपर ध्यान देना यार हमारे पास, इसीलिए स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है सीशेल का। स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं यार अबाउट द ग्रीन यूरिया की, बिकॉज जो यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसने अनवील किया कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप जिसके वो स्टेबलाइज करेगा एक ग्रीन यूरिया प्रोडक्शन इस कंट्री के अंदर, है ना। एंड ग्रीन यूरिया से यहाँ पे जो मार्केट है फॉर ग्रीन अमोनिया वो भी यहाँ पे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंदर हमको क्रिएट करने की बात की गई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट ये ग्रीन यूरिया रोड मैप है क्या। ग्रीन यूरिया रोड मैप इन इंडिया। इस तरह जो कॉन्टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, ग्रीन यूरिया जो रोड मैप है किस कॉन्टेक्स्ट में लॉन्च किया गया था, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, तो एक नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंदर इसको लॉन्च किया गया है यार। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंदर इस फ्रेमवर्क के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। एंड ये जो है एक तरह से जो नेट ज़ीरो टारगेट 2070 तक का उसको अचीव करने में हेल्प करेगा। इंडियाज़ नेट ज़ीरो 2070 टारगेट को अचीव करने में हेल्प करेगा। एंड जो फर्टिलाइज़र सेल्फ रिलायंस है उसको बढ़ाएगा, कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करेगा यार। है ना। की रोड मैप फीचर्स की बात करें कि रोड मैप फीचर्स से जो रोड मैप बनाया गया है ग्रीन यूरिया रोड मैप, इसके अंदर ग्रीन अमोनिया मार्केट बनाया जाएगा, बिकॉज अमोनिया बहुत ज़रूरी है यूरिया बनाने के लिए, तो ग्रीन अमोनिया बनाया जाएगा यहाँ पे। ग्रीन अमोनिया मार्केट क्रिएशन 7.24 लाख मिलियन टन एनुअल प्रोडक्शन का मैंडेट यहाँ पे रखा गया है। 7.24 लाख मिलियन टन एनुअल मैंडेट बनाया गया है। बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है यहाँ पे ईओआई इनिशिएटिव, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ईओआई इनिशिएटिव पे ध्यान दिया जाएगा, मतलब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, है ना। डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इन्विटेशंस की बात करते हैं।
बाकी जो डिफरेंशियल सब्सिडी मैकेनिज़्म जो है वो जो रोड मैप है इसके बारे में, उसके अंदर ये बात की जाती है यार, डिफरेंशियल सब्सिडी मैकेनिज़्म लाइक जो SECI है इसके बारे में बात करते हैं ना, मतलब सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है सब्सिडी डिफरेंशियल सब्सिडी मैकेनिज्म यहाँ पे देखा गया। 10 ईयर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सपोर्ट किया जाएगा ये बोला गया। 10 ईयर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सपोर्ट। एक मल्टी मिनिस्ट्रियल अप्रोच अपनाएगा यार, ये मल्टी मिनिस्ट्रियल अप्रोच अपनाया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र के द्वारा। बाकी जो प्रोडक्शन प्रोसेस, अगर हम बात करें ग्रीन यूरिया का प्रोडक्शन प्रोसेस की, तो स्टेप 1 जो है यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन बनाया जाएगा वाया इलेक्ट्रोलिसिस। स्टेप 2 में ग्रीन अमोनिया बनाया जाएगा वाया हैबर बॉश प्रोसेस में नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन से क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं। अगर ये अमोनिया मतलब ये जो हाइड्रोजन है अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस से बनाया जा रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन से बना हुआ ग्रीन अमोनिया, फिर ग्रीन अमोनिया से बना हुआ यूरिया इज कॉल्ड एज ग्रीन यूरिया। स्टेप 3 ग्रीन यूरिया वाया कैप्चर CO2। ये जो अमोनिया बना है NH2CO NH2 यही तो क्या होता है यूरिया। तो यहाँ पे अमोनिया, 2 अमोनिया है, CO2 को यहाँ पर डाल दिया तो ये क्या बन गया, ग्रीन यूरिया। सो नेक्स्ट यहाँ पे जो ग्रीन एंड ग्रे यूरिया है दोनों को कंपैरिजन करें, ग्रीन वर्सेस ग्रे यूरिया। तो जो ग्रे यूरिया है वो फॉसिल फ्यूल से यहाँ हमारे पास क्या बनाया था, फॉसिल फ्यूल से हाइड्रोजन जनरेट किया था, हाइड्रोजन से यहाँ पर अमोनिया बनाया था, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रे यूरिया। सो यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी से जो बना वो क्या है, ग्रीन यूरिया, एंड जो फॉसिल फ्यूल से बना वो क्या है, ग्रे यूरिया, है ना। रिन्यूएबल एनर्जी से क्या बनता है, ग्रीन अमोनी, एंड फॉसिल फ्यूल से क्या बनता है, ग्रे अमोनिया। ये दोनों फीड स्टॉक बना। बाकी ये जो ग्रीन अमोनिया है उसका कॉस्ट क्या होता है, एक तरह से सस्टेनेबल होता है, यहाँ पे कार्बन एमिशन कम होता है, लोअर कार्बन एमिशन ग्रीन एनर्जी से, जो रिन्यूएबल एनर्जी से बना ग्रीन अमोनिया में। बाकी जो ग्रे अमोनिया बना है इस ग्रे अमोनिया में ज़्यादा कार्बन एमिशन होता है, हाई कार्बन एमिशंस। सस्टेनेबल होता है ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो, है ना, बिकॉज फॉसिल फ्यूल तो लिमिटेड रहेंगे यार। तो इट इज़ सस्टेनेबल वर्सेस दिस फॉसिल फ्यूल इज़ कार्बन इंटेंसिव। इम्पैक्ट हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो सपोर्टिंग इनिशिएटिव्स है ग्रीन यूरिया सीटेड उसके बारे में बात करें तो गवर्नमेंट ने ग्रीन यूरिया जो प्रोग्राम है वो और ज़्यादा बढ़े, इसके लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो ग्रीन अमोनिया प्रोग्राम जो है मोड 2 है ये लाया गया।
ना जो पूरी मड का ग्रीन यूरिया पायलट प्लांट ये बनाया गया है यार। ना कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजीज को प्रमोट किया गया। तो ये सब सपोर्टिंग इनिशिएटिव्स हैं प्रमोशन ऑफ कार्बन सिग्निफिकेंस की बात करें तो इंडस्ट्रियल डिकार्बनाइजेशन पे अपने फोकस करना होगा यार। मतलब ये जो है ग्रीन हाइड्रोजन जो इंडस्ट्रियल डिकार्बनाइजेशन करेगा, ग्रीन हाइड्रोजन का जो इकोसिस्टम है वो बढ़ेगा यार। बिकॉज ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ कर सकते हैं सब फ्यूल, तो इस ग्रीन हाइड्रोजन का इकोसिस्टम ग्रीन यूरिया बनाने के लिए हम बढ़ाएंगे इस चीज़ को, है ना। एंड टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। लाइक आत्मनिर्भर भारत जो है वो बनेगा यार, उसका एक तरह से एक वे फॉरवर्ड होगा, एक पहला, और आगे बढ़ेंगे हम आत्मनिर्भर भारत की ओर। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। सर्कुलर कार्बन इकोनॉमी प्रमोट होगा। तो ये सब सिग्निफिकेंस है ग्रीन यूरिया जो रोड मैप है उसका। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रीन यूरिया रोड मैप यार। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स का जो मिसाइल स्ट्राइक था नियर दी स्टेट ऑफ फॉर्मूज यार, तो जिससे क्या होता है मर्चेंट वेसल्स जो थे वो अफेक्ट हुए थे, है ना। तो जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एंड प्रोटेक्शन ऑफ द न्यूट्रल मर्चेंट शिपिंग के बारे में बात करें, ठीक है, इसके बारे में चीज़ें न्यूज़ में थी। सो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉस एंड प्रोटेक्शन ऑफ न्यूट्रल मर्चेंट शिपिंग। सबसे पहले तो जो इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क है जो कि इस चीज़ को डील करता है यार, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज हैं, जो न्यूट्रल मर्चेंट शिपिंग है, इसके अंदर जो इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क्स हैं कौन कौन से हैं। इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क के अंदर जो है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज हैं, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज हैं, लॉ ऑफ नेवल वॉरफेयर, जो यूनाइटेड नेशन क्लॉज ऑफ दी, है ना, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉज ऑफ द सीज, ये 1982 में आया था। इसके बाद जो लॉ ऑफ मैरीटाइम न्यूट्रलिटी है, ये सब इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क्स हैं जो कि इस चीज़ को यहाँ पे गवर्न करते हैं। बाकी जो कोर प्रिंसिपल्स हैं ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज के कोर प्रिंसिपल्स की बात करें कोर प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज, तो जो प्रिंसिपल है ऑफ डिस्टिंक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है, प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिंक्शन हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, प्रिंसिपल ऑफ, है ना, प्रोपोर्शनैलिटी। ये हमारे पास इंटरनेशनल जो ह्यूमैनिटेरियन लॉज है उसमें
प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज ऑल्सो अ कोर प्रिंसिपल यार। प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिंक्शन का मतलब क्या है भाई? प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिंक्शन क्या बोलता है कि जो पार्टीज हैं टू एन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट मस्ट डिस्टिंग्विश ऑल टाइम बिटवीन मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स एंड जो सिविलियन पर्सन है दोनों बीच में यहाँ पे इनको डिफरेंस समझ आना चाहिए। डायरेक्ट अटैक में ओनली बी डायरेक्टेड अगेंस्ट अ लॉफुल मिलिट्री ऑब्जेक्टिव यार, किसी सिविलियन के ऊपर अटैक नहीं करना। ये क्या बोलता है? लॉ ऑफ डिस्टिंक्शन ये बोलता है कि आपको सिविलियन मिलिट्री चीज़ों में आपको समझ आना चाहिए। और जो प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है ये क्या बोलता है? इवन व्हेन अ लेजिटिमेट मिलिट्री ऑब्जेक्टिव एग्जिस्ट, एक अटैक जो है इज़ प्रोहिबिटेड इफ़ एक्सपेक्टेड, जो अगर सिविलियन को अगर हार्म हो रहा है तो उसको यहाँ पे रोकना है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलता है। बाकी जो है प्रिंसिपल ऑफ मिलिट्री नेसेसिटी जो है ये एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है यहाँ पे। प्रिंसिपल ऑफ मिलिट्री नेसेसिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ प्रिकॉशन की बात करें, जो प्रिंसिपल ऑफ प्रिकॉशन है, जो प्रिंसिपल ऑफ मिलिट्री नेसेसिटी है, यहाँ पे जो फोर्स है उसको यहाँ पे यूज़, जो फोर्स का यूज़ है वो लिमिटेड होना चाहिए, जब तक ज़रूरी ना हो तब तक इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, है ना। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मिलिट्री नेसेसिटी बोलता है। बाकी जो प्रोटेक्शन स्टेटस है यहाँ पे जो प्रोटेक्ट करते हैं वो कौन कौन से हैं यार? प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो जनरल प्रोटेक्शन ऑफ जो न्यूट्रल वेसल्स हैं वो यहाँ पे प्रोटेक्ट करते हैं कि आप जो है ना, मतलब आप जैसे इंटरनेशनल जो ह्यूमैनिटेरियन लॉज है उसके अंदर आप यहाँ पे जो वेसल्स हैं, आर्म कॉन्फ्लिक्ट में वेसल्स को जो सिविलियन ऑब्जेक्ट्स रखते हैं उसको आप अटैक नहीं कर सकते यार। सो जनरल प्रोटेक्शन ऑफ न्यूट्रल वेसल्स यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। जनरल प्रोटेक्शन ऑफ न्यूट्रल वेसल्स, जो प्रोटेक्शन है ऑफ सिविलियन कार्गो उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा यहाँ पे आर्म कॉन्फ्लिक्ट समय, लाइक स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जहाँ पे आर्म कॉन्फ्लिक्ट था ना, वो मेन बात यहाँ पे हुई जा रही है। एंड जो ट्रांजिट राइट्स हैं वो मिलेंगे इंटरनेशनल स्टेट्स के अंदर। ये सब प्रोटेक्शन हमको देखने को मिला ड्यूरिंग द सिचुएशन ऑफ वॉर। बाकी जो प्रोटेक्शन एक्सेप्शंस हैं वो यहाँ पे लॉस कभी कभी हो जाता है या लॉस ऑफ प्रोटेक्शन, है ना। लाइक जो कैरिंग कॉन्ट्राबैंड्स हैं, है ना, ये सब यहाँ पे अफेक्ट हो जाते हैं। बिकॉज वाई न्यूट्रल मर्चेंट शिप लॉस प्रोटेक्शन, बिकॉज जो सैन रोमियो मैनुअल है उसके अंदर जो न्यूट्रल मर्चेंट वेसल है दे लूज प्रोटेक्शन इफ़ ओनली इट इज़ रीजनेबल बिलीव टू कैरिंग, जो कॉन्ट्राबैंड है आर्मी का कोई फ़ायदा लेके जा रहा हो तब इसको यहाँ पे जो है मर्चेंट वेसल को अटैक करेंगे, है ना। अगर वो जानबूझ के इंटेंशनली लोग जानबूझ के लॉ को वहाँ पे जहाँ पे नेवल ब्लॉकेज है उसको एस्टेब्लाइज करे तो यहाँ पे अटैक कर सकते हैं। अगर वो प्रायर वार्निंग को रिफ्यूज़ कर दे एंड स्टॉप नहीं करे अगर इन्फेक्शन के लिए तो वहाँ पे अटैक कर सकते हैं, है ना। विजिट सर्च कैप्चर और डाइवर्जन को जानबूझ के रेसिस्ट करे तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रोटेक्शन का जो है वो लॉस हो जाता है इनके ऊपर। एंड ऑल्सो अगर एक तरह से इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन करते हैं, अगर आर्मी जो एनिमी मिलिट्री ऑपरेशन है उसमें मदद करता है तो उसको यहाँ पे उसको जो प्रोटेक्शन मिल रहा है, ये सब ऊपर में जो प्रोटेक्शन स्टेटस मिला है वो सबको यहाँ पे जो प्रोटेक्शन दी जा रहा है, प्रिंसिपल्स जो इन्वॉल्व हैं ये सब प्रिंसिपल्स ठीक है, बट प्रोटेक्शन जो दिया है वो हट जाएगा, एक्सेप्शन हो जाएगा। सो लॉस ऑफ प्रोटेक्शन एक्सेप्शन, लॉस ऑफ प्रोटेक्शन एक्सेप्शन, इसमें यहाँ पे अगर कैरिंग कॉन्ट्राबैंड्स, कैरिंग कॉन्ट्राबैंड्स तो प्रोटेक्शन का लॉस हो जाएगा। अगर वो
ब्रीच कर रहा है लॉफुल ब्लॉकेज को, जानबूझ के रेजिस्ट कर रहा है विजिट एंड सर्च को, तो रेजिस्ट विजिट एंड सर्च, अगर वो इफेक्टिवली जानबूझ के जो है मिलिट्री कंट्रीब्यूशन में हेल्प करे, तो इफेक्टिवली मिलिट्री कंट्रीब्यूशन, तो वो हमारे पास जो प्रोटेक्शन है उसको अपना लॉस कर जाएगा। बाकी जो नेवल ब्लॉकेज है, अगर जो है स्टेट्स को जानबूझ के कोई ब्लॉक करे, नेवल ब्लॉकेज जो है, उस केस में लीगलिटी कंडीशन देखा जाता है। एंड यहाँ पे सैन रिव्यू मैनुअल जो है, इनकी प्रिंसिपल्स हैं, ये सब देखने को मिलते हैं अगर नेवल ब्लॉकेज हो, है ना। अंडर इंटरनेशनल जो लॉज हैं इसके अंदर पहले तो नेवल ब्लॉकेज क्या है, एक तरह से जानबूझ के प्रिवेंट करना वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट को फ्रॉम एंटरिंग और लिविंग एनी एनिमी कंट्रोल पोर्ट्स यार। तो लीगलिटी कंडीशंस हमको देखने को मिला। सैन रीमो मैनुअल जो है एंड जो हेलेंसिकी प्रिंसिपल्स जो हैं, ये जो है मैनुअल जो ये है, ये एक तरह से इसको गवर्न करते हैं, बिकॉज सैन रीमो मैनुअल एंड हेलेंसिकी प्रिंसिपल्स जो है ये ऑफिशियली डिक्लेयर करते हैं, है ना। एक तरह से ऑल स्टेट्स में अप्लाई होता है ना। बस एक पेपर ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए, इसके कॉम्प्लाई होना चाहिए भाई। कॉम्प्लायंस विद दिस कंडीशन अलोन डज नॉट नेसेसरी मेक द ब्लॉकेज लॉफुल अंडर यूएन चार्टर यार, ठीक है। ये क्या बोलता है, ये जो सैन रिम्यू मैनुअल एंड हाइंस की प्रिंसिपल है कि अगर एक ऑफिशियल अगर ब्लॉकेज किया जा रहा है तो वो डिक्लेयर, मतलब एक लॉफुल ब्लॉकेज क्या होता है, जो कि डिक्लेयर किया जाए, इफेक्टिवली एनफोर्स किया जाए एंड अप्लाइड इम्पार्शली टू ऑल स्टेट्स। किसी पर्टिकुलर चीज़ को ब्लॉक करे, किसी को ना ब्लॉक करे, तो वो यहाँ पे इसके अंदर नहीं आएगा नेवल ब्लॉकेज के अंदर, ठीक है। तो नेवल ब्लॉकेज का एक लीगलिटी कंडीशन है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की अथॉरिटी पे जब ब्लॉक किया जाएगा यूएन चार्टर के अंदर, तो हम इसको क्या बोलेंगे, नेवल ब्लॉकेज बोलेंगे, लॉफुल रहेगा ये। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल अथॉरिटी। बाकी जो की लीगल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, कि इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो जो यूएन चार्टर 1945 का वो एक इंस्ट्रूमेंट है। जेनेवा कन्वेंशन जो है वो इसको देखता है यार, ये जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर लॉस ऑफ द सीज, ये 1982 में आया था। सैन रीमो मैनुअल जो कि एक तरह से किसको बोलेंगे हम लोग, नेवल ब्लॉकेज, इसके बारे में बताया गया। बाकी जो इम्प्लीकेशन है नेवल ब्लॉकेज का, फिर जो अटैक हुआ उसका क्या इम्प्लीकेशन रहेगा इंडिया के ऊपर, तो जो इंडियन सी फेयर्स हैं उसकी सेफ्टी को यहाँ पे ये हैम्पर कर रहा है। अगर अटैक किए तो इसमें इंडिया के जो 3 सी फेयर्स हैं वो मारे गए, इसीलिए न्यूज़ में था इंडिया के रेफरेंस में, मैंने पहले भी कवर किया है। इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया की बात करें तो सेफ्टी ऑफ इंडियन सी फेयर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं इस चीज़ से, जो नाव चलाने वाले को सी फेयरर्स बोलते हैं। जो डॉक्ट्रिन ऑफ डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन है, डॉक्ट्रिन ऑफ डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन जो है वो एक तरह से अफेक्ट होता है यार। बाकी जो मैरीटाइम एंड एनर्जी सिक्योरिटी है, बिकॉज हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है स्टेट ऑफ फॉर्मूज से जो ऑयल एंड पेट्रोलियम आ रहा है, तो वो अफेक्ट होता है। पेट्रोल का दाम देखो भाई 117 हो गया हमारे तरफ, तो ये स्ट्रेटेजिक
इंटरेस्ट जो हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है इंडिया का, वो भी एक तरह से सब चीज़ों से अफेक्ट होता है। स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन स्टेट ऑफ हॉर्मूज। सो व्हाट इज़ द ग्लोबल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस यार? ग्लोबल सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ नेविगेशन करना बहुत ज़रूरी है। ग्लोबल मैरिटाइम स्टेबिलिटी को मतलब मेंटेन रखना भी ज़रूरी है। एंड इंटरनेशनल अकाउंटेबिलिटी जो चीज़ है ना, वो भी एक तरह से ज़रूरी हो जाता है यार। इन सब चीज़ों को देख रहे हैं अगर हम, तो प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, इस चीज़ को प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। जो ग्लोबल मैरिटाइम स्टेबिलिटी पे ध्यान देना होगा अपने को, है ना। लाइक सिविलियन एंड जो कमर्शियल शिपिंग्स हैं, वो सब यहाँ पे अफेक्ट हो जाते हैं यार ये सब चीज़ों से। इंटरनेशनल लॉज जो हैं, तो प्रिजम ऑफ फ्रीडम नेविगेशन जो है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस एंड कमर्शियल शिप्स, ये सब को प्रोटेक्ट करना होगा। ग्लोबल मैरिटाइम स्टेबिलिटी मतलब जो लॉज ऑफ नेवल वॉरफेयर हैं, उसको यहाँ पे मानना पड़ेगा, जिससे जो डिसरप्शन है ग्लोबल सप्लाई चेन में, एनर्जी सिक्योरिटी, इंटरनेशनल कॉमर्स में, वो कम हो। इंटरनेशनल अकाउंटेबिलिटी मतलब जो लीगल फ्रेमवर्क जो कि एक तरह से फैसिलिटेट करते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ वायलेशंस, है ना, वो सबको यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे से फैसिलिटेट करना होगा। अकाउंटेबिलिटी एंड रिपेट्रेशंस यहाँ पे मेंटेन रखने पड़ेंगे अपने को। सो ग्लोबल मैरिटाइम स्टेबिलिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है सबको देखते हुए। इंटरनेशनली अकाउंटेबल भी होना होगा। सब चीज़ों पे हमको ध्यान देना होगा, जो चीज़ बोले हैं उस पर बात रखनी होगी। दिस इज़ ऑल अबाउट इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज एंड द प्रोटेक्शन ऑफ न्यूट्रल मर्चेंट शिपिंग। नेक्स्ट बात करते हैं जो यूनाइटेड नेशन जो इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कमीशन है ना, इसका एक रिपोर्ट आया है भाई, यूएन कमीशन रिपोर्ट ऑन गाज़ा। जो गाज़ा है वहाँ पे जो यूनाइटेड नेशन का इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कमीशन जो है, उन्होंने इंक्वायरी जो किया था, जो ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी है वहाँ पे, लाइक जो ईस्ट जेरूसलम या फिर जो इज़राइल है, उसके ऊपर जो रिपोर्ट आया था जून की 2026 का ये रिपोर्ट है। इसमें एविडेंसेस मिले और पैटर्न्स ऑफ एक्ट इंडिकेटिंग जीनोसाइडल इंटेंट, जो इजरायली अथॉरिटीज़ हैं गाज़ा में जीनोसाइडल इंटेंट वो यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो उसके बारे में हम बात करें, सो यूएन कमीशन रिपोर्ट ऑन गाज़ा। सबसे पहले तो जो की फाइंडिंग्स है उसके बारे में हम बात करें। यूएन कमीशन का जो रिपोर्ट आया गाज़ा के अंदर की फाइंडिंग्स क्या क्या देखने को मिली यार। सो जीनोसाइडल इंटेंट यहाँ पे देखने को मिला इजरायली अथॉरिटीज़ के द्वारा। है ना, लाइक डायरेक्ट टारगेटिंग ऑफ चिल्ड्रंस जो है वो देखने को मिला। ना जो सेंट्रलिटी ऑफ चिल्ड्रन जो है टू ग्रुप सर्वाइवल, सेंट्रलिटी ऑफ चिल्ड्रन टू ग्रुप सर्वाइवल, ये एक तरह से जीनोसाइडल इंटेंट को बता रहा है। इसके बाद जो टारगेटिंग ऑफ चिल्ड्रन, बिकॉज अब चिल्ड्रंस को टारगेट कर देगा तो अब खत्म हो जाएगा। सो टारगेटिंग ऑफ सिविलियंस ऑल्सो, लाइक एयर स्ट्राइक्स जो है पॉपुलेटेड एरियाज में किए गए, एयर स्ट्राइक्स इन पॉपुलेटेड
एरियाज जो स्नाइपर्स एंड आर्म ड्रोन अटैक देखने को मिला यार इन रीजन्स में, लाइक जो पहले जो गाज़ा है वहाँ पे, इस जेरूसलम की बात करें वहाँ पे जहाँ पे पैलेस्टीनियंस हैं, स्नाइपर्स एंड आर्म्ड ड्रोन अटैक्स देखने को मिला। जो स्कूल एंड हॉस्पिटल्स उसके ऊपर अटैक्स देखने को मिले यार, अटैक्स ऑन स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स। जो एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर्स था इस रीजन में उसको डिस्ट्रक्ट कर दिया गया यार। डिस्ट्रक्शन ऑफ एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद जो ह्यूमन राइट वायलेशंस है वो यहाँ पे देखने को मिले, लाइक टॉर्चर ऑफ डिटेंट चिल्ड्रेंस यार, सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट डिटेंटीज हमको देखने को मिला। मतलब जो यूनाइटेड नेशन का जो रिपोर्ट है इसके ऊपर बताया गया है सब चीज़ों के बारे में। ह्यूमन राइट वायलेशंस देखने को मिले। टॉर्चर ऑफ डिटेन्ड चिल्ड्रेन यहाँ पे, सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट डिटेनीज। तो ये हमारे पास की फाइंडिंग्स हो गए। बाकी जो रिकमेंडेशन थे यहाँ पे, यूनाइटेड नेशन जो कमीशन था इसने क्या क्या रिकमेंड किया यार, क्या करना ज़रूरी है यहाँ पे। तो जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं जो कि हम सिविलियंस को हार्म कर रहे हैं उसको रोकना होगा, हाल्ट मिलिट्री ऑपरेशंस हार्मिंग सिविलियंस। हमको रिटर्न करना होगा जो बॉडीज़ हैं डिसीज चिल्ड्रेंस का है ना, जो ख़त्म हो जा रहे हैं बच्चे का जो शरीर है उसको वापस देना पड़ेगा, जो कि नहीं दे रहे हैं यार। है ना, इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने की ज़रूरत है, ऐसे रिकमेंड किया यूएन के कमीशन ने। कंडक्ट इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशंस, है ना, एक जैसे अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना होगा वाया जुडिशियल मैकेनिज़्म यार। तो जीनोसाइड पूरा ख़त्म कर दिया जाएगा। इंश्योर अकाउंटेबिलिटी वाया जुडिशियल मैकेनिज़्म। बाकी जो कमीशन है यहाँ पे, जो कमीशन बना है यूएन कमीशन, इसके बारे में बात करें तो इस कमीशन के बारे में बात करें, कमीशन ओवरव्यू, तो इट इज़ एस्टेब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, है ना। दिस कमीशन, कमीशन जो है यूएन कमीशन जो है, इस कमीशन का पूरा नाम क्या है, इट इज़ द यूनाइटेड नेशन इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑन ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी। ठीक है, एस्टेब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन ऑन मई 2021। मैंडेट क्या है इसका, इन्वेस्टिगेट करना है जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज हैं, जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन जो ह्यूमन राइट लॉज हैं उसको इन्वेस्टिगेट करना होगा। इन्वेस्टिगेट इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज एंड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉज का जो वायलेशन है उसको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। ऑल्सो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो वायलेंस का रूट कॉज क्या है यार, आइडेंटिफाई रूट कॉजेज ऑफ वायलेंस। हमको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है जो एविडेंसेस हैं ऑफ अकाउंटेबिलिटी, प्रिजर्व एविडेंस फॉर अकाउंटेबिलिटी। यानी जो कमीशन है इट इज चेयर्ड बाय जस्टिस एस मुरलीधर ने यहाँ पे इस कमीशन को चेयर किया है, चेयर्ड बाय जस्टिस एस
मुरलीधर। बाकी जो लीगल फ्रेमवर्क्स हैं यहाँ पे रिगार्डिंग जीनोसाइड की अगर हम बात करें, तो जीनोसाइड जो है उसको 1948 का जो जेनेवा कन्वेंशन है वो यहाँ पे रेगुलेट करता है। लाइक जो मेंटल एलिमेंट्स हैं, जीनोसाइडल इंटेंट की बात की जा रही है, मेंटल एलिमेंट्स जो हैं जो कि जीनोसाइडल इंटेंट रखते हैं, एंड एक मेंटल के बाद मटेरियल एलिमेंट है जिसमें प्रोहिबिटेड एक्ट्स को यहाँ पे जो है फॉलो किया जाता है। तो वो सब क्या है, इस जीनोसाइड जिनेवा कन्वेंशन के अंदर ये 1948 का जो जीनोसाइड कन्वेंशन इसके ऊपर ये बताया गया कि ये सब नहीं करना है यार। बाकी बाकी जो कॉम्पिटिटिव क्राइम्स हैं इसके बारे में बात करें, जो वॉर क्राइम्स हैं, वायलेशन ऑफ द लॉज ऑफ वॉर क्राइम्स जो है ये सब लीगल फ्रेमवर्क हैं। लाइक वॉर क्राइम्स को जो वायलेशन ऑफ लॉज ऑफ द वॉर जो है, वॉर क्राइम्स में क्या जिनेवा कन्वेंशन एंड रोम स्टैट्यूट चलता है। बाकी जीनोसाइड में जीनोसाइड कन्वेंशन ऑफ 1948 चलता है। जो वॉर क्राइम्स हैं इसके अंदर जो है वायलेशन ऑफ लॉज ऑफ द वॉर होता है यार, वायलेशन ऑफ लॉज ऑफ द वॉर। बाकी जो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है उसमें सिस्टमेटिक सिविलियन अटैक देखने को मिलता है। क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की बात करें तो सिस्टमेटिक सिविलियन अटैक देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो सिग्निफिकेंस एंड इम्प्लीकेशन की बात करें, जो रिपोर्ट है इसका क्या सिग्निफिकेंस और क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, तो लीगल इंस्टीट्यूशन के अंदर लॉज में लाइक आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्प्यूट्स को देखता है यार। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको रोके, सो इसको देखता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड इंटरनेशनल आईसीसी जो है इट इज़ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इंडिविजुअल क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन को देखता है ये। कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है, बट जो आईसीसी है ना, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो इंडिविजुअल क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन करता है, किसी ने क्राइम किया तो उसको। नेक्स्ट जो ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसके अंदर ये क्या स्ट्रेंथन करेगा यार, जो इंटरनेशनल अकाउंटेबिलिटी है उसको स्ट्रेंथन करने की बात की गई यार। अगर ये सब चीज़ हो रहे हैं तो इससे हमको ज़रूरत क्या है कि हम स्ट्रेंथन करें जो इंटरनेशनल अकाउंटेबिलिटी है उसको इंक्रीज करें, जो डिप्लोमेटिक प्रेशर है, इंक्रीज डिप्लोमेटिक प्रेशर एंड सैंक्शंस, कॉल फॉर जो आर्म्स जो
एम्बार्गोज हैं उसके लिए हमको यहाँ पे मदद करनी पड़ेगी ना। जो इन्फोर्समेंट लिमिट है नॉन जुडिशियल नेचर का, वो इसको हमको देखना पड़ेगा यार। एन्फोर्समेंट लिमिट्स जो है विच इज़ ऑफ नॉन जुडिशियल नेचर, वो सबको यहाँ पे लागू करना होगा, नहीं तो ये जीनोसाइड होता ही जाएगा। बाकी जो इजराइल का रिस्पॉन्स है इस रिपोर्ट के ऊपर, तो उसने जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है बोल के इसको रिजेक्ट कर दिया यार। एंड बोला कि भाई मैं मेंटेन कर रहा हूँ कॉम्प्लायंस इंटरनेशनल लॉज का, मैं नहीं तोड़ रहा हूँ यार, सर इजराइल ने बोला। Israeli response to this report. Rejected as politically motivated है बोल के इसको रिजेक्ट किया गया। एंड maintained compliance with इंटरनेशनल लॉ। जो इंडिया का पोजीशन है यहाँ पे, इस जो रिपोर्ट आया उसके ऊपर हम इंडिया का पोजीशन की बात करें, तो इंडिया जो है वो यूएन का मेंबर है यार। नॉट अ स्टेट पार्टी टू द रोम स्टेट्यूट, ये दोनों चीज़ें याद रखना है। नॉट अ स्टेट पार्टी टू द रोम स्टेट्यूट, जो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है उसका इंडिया जो है स्टेट पार्टी नहीं है यार। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन बट नॉट अ स्टेट पार्टी टू रोम स्टेट्यूट, जो कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का है। देयरफॉर इट हैज़ नो ट्रीटी ऑब्लिगेशन टू एक्सिक्यूट आईसीसी, जो अरेस्ट वारंट है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का, जो अरेस्ट वारंट है वो कोई कंप्लायंस नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे इसको माने ही, याद रखना कि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है यार। ठीक है, तो ये हमने बात किया अबाउट द यूएन का जो कमीशन का रिपोर्ट था गाज़ा के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो प्रीलिम्स वाले छोटे टॉपिक्स थे न्यूज़ में उसकी। सबसे पहले तो जो मांगला पोर्ट था यार, ये न्यूज़ में था। मांगला पोर्ट जो है वो न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज मतलब जो मंगोला पोर्ट है ना, मंगोला पोर्ट, बिकॉज चाइना एंड बांग्लादेश ने साइन किया, मंगोला नॉट मांगला, मंगोला है ना, एक एग्रीमेंट की इसने डेवलप किया जाएगा ये इकोनॉमिक जोन नियर मंगोला पोर्ट है ना। जो इंडिया बैक प्रोजेक्ट था पहले, उसको रिप्लेस कर दिया चाइना और बांग्लादेश ने प्रोजेक्ट साइन करके। तो मंगोला पोर्ट की बात करें, मोंगला पोर्ट के अंदर जो बांग्लादेश है, इट इज सेकेंड लार्जेस्ट सी पोर्ट, या मंगोला पोर्ट जो है बांग्लादेश का सेकेंड लार्जेस्ट सी पोर्ट है। चाइना बांग्लादेश ने 2026 में यहाँ पे ये एग्रीमेंट किया है जून में। एक स्ट्रेटेजिक जो BRI प्रेजेंस को बता रहा है यार ना, मतलब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रेजेंस को स्ट्रेंथन करेगा, यहाँ पे इन्वॉल्व करेगा चाइना। तो
जो इंडिया बैक इकोनॉमिक जोन था उसको यहाँ पे ये रिप्लेस कर देगा। ये चाइना एंड ये जो इंडिया का जो प्रोजेक्ट है, मतलब चाइना एंड बांग्लादेश का जो प्रोजेक्ट है वो रिप्लेस इंडिया बैक्ड इकोनॉमिक जोन। जैसे सुंदरबन मैनग्रोव फॉरेस्ट के पास है तो उसकी वजह से यहाँ पे चाइना का प्रेजेंस आ गया तो दिक्कत हो सकता है अपने को यार, इसीलिए न्यूज़ में था। प्रॉक्सिमिटी टू सुंदरबंस मैनग्रोव फॉरेस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट दी रूरल इंटरनल ऑडिट पोर्टल की। ये जो रूरल इंटरनल ऑडिट पोर्टल है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने यहाँ पे लॉन्च किया रूरल इंटरनल ऑडिट पोर्टल, जिससे वो स्ट्रेंथन करेगा ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी किसमें, गवर्नेंस इन जो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में जो गवर्नेंस है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। रूरल इंटरनल ऑडिट पोर्टल। सबसे पहले तो जो नोडल बॉडी है यहाँ पे इट इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट यार। यहाँ पे ये जो रूरल इंटरनल ऑडिट पोर्टल है इट इज़ एन एआई एनेबल क्लाउड प्लेटफॉर्म। एआई एनेबल क्लाउड प्लेटफॉर्म है, रिस्क बेस्ड एंड कंप्लायंस ऑडिट करेगा यार। ये जो रूरल इंटरनल ऑडिट पोर्टल है इट इज़ रिस्क बेस्ड एंड कंप्लायंस ऑडिट्स ये करेगा। रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड जियो स्पेशल डैशबोर्ड का ये काम करता है। रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड जियो स्पेशल डैशबोर्ड्स। बाकी एक तरह से ये डिजिटाइज्ड ऑडिट लाइफ साइकिल जो है ऑडिट लाइफ साइकिल को डिजिटाइज करेगा ये जो रूरल इंटरनल ऑडिट पोर्टल है वो। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट अनीमिया मुक्त भारत 2.0 की। एनीमिया मुक्त भारत 2.0 जो है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया। मतलब जो अनीमिया मुक्त भारत अभियान को लॉन्च किया था यार, तो इसके अंदर जो 7x7x7 स्ट्रेटजीज थे उसको एक्सपांड किया गया। जो बेनिफिशरीज़ हैं, जो डाइटरी इंटरवेंशन एंड डिजिटल मॉनिटरिंग यहाँ पे लाया गया है। तो जो न्यू प्रोविजंस हैं उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। 7x7x7 जो स्ट्रेटजी है उसको यहाँ पे एक्सपांड किया गया। एनीमिया मुक्त भारत 2.0 AMB 2.0। जो एनीमिया मुक्त भारत है इसके अंदर हमको 7x7x7 स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क देखने को मिलता है यार। 7x7x7 स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क। ये 7x7x7 स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क है, इसमें क्या बोला गया, 7 टारगेट बेनिफिशियरी ग्रुप रहेंगे है ना, 7 की इंटरवेंशन रहेगा एंड 7 इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म रहेगा है ना। 7 टारगेट beneficiaries like children,
जो 6 से लेके 59 मंथ्स तक, फिर चिल्ड्रन 5 से लेके 9 ईयर्स तक, फिर एडोलेसेंट चिल्ड्रन एडोलेसेंट, फिर वुमेन रिप्रोडक्टिव एजेस, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग वुमेन, लो बर्थ वेट इन्फेंट्स, ये 6 जो हैं टारगेट बेनिफिशियरीज़ हैं। उसके बाद यहाँ पे 7 की इंटरवेंशंस लिए गए। एंड 7 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़म्स यहाँ पे देखने को मिला यार। नेक्स्ट यहाँ पे जो 7 स्ट्रेटजी था, यहाँ पे जो T4 डिजिटल मॉनिटरिंग अप्रोच है वो देखने को मिला। जो T4 लेवल है वो भी यहाँ पे मॉनिटर किया जाएगा यार। T4 अप्रोच है मतलब जो टेस्ट ट्रीट टॉक एंड ट्रैक, ये पहले क्या था प्रोग्राम, जो पहले टेस्ट ट्रीट एंड टॉक जो T3 था वो था, बाकी जो ट्रैक है वो नहीं था। तो T4 अप्रोच यहाँ पे आया, ठीक है। T4 डिजिटल मॉनिटरिंग अप्रोच यहाँ पे आया। जो बेनिफिशरीज़ थे उसको एक्सपांड किया गया, जिसमें बेनिफिशरीज़ में यहाँ पे जो 0 to 6 मंथ वाले इन्फेंट हैं वो भी आए, पहले नहीं थे यार, पहले 6 से 59 मंथ वाले चिल्ड्रंस ही थे। तो बेनिफिशरीज़ यहाँ पे एक्सपेंड हुआ 2.0 के अंदर, है ना, एक्सपांडेड बेनिफिशरीज़ इन्फेंट 0 to 6 मंथ्स। एंड जो टारगेट है, क्या का टारगेट है भाई यहाँ पे, कि प्रोग्राम रिड्यूस करेगा एनीमिया प्रिवेलेंस को 3% पॉइंट से एनुअली अमॉन्ग चिल्ड्रन, एडोलेसेंट, वुमेन इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप एंड प्रेग्नेंट वुमेन, जिससे मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इंप्रूव होगा। 3% एनुअल एनीमिया रिडक्शन करने की बात करता है। जो एनीमिया बुक भाग 2.2 है वो एक तरह से आयरन रिच ईटिंग राइट इंटरवेंशन की बात करता है। ऐसे डाइट खाएं जो कि आयरन रिच हो, आयरन रिच ईटिंग राइट इंटरवेंशन की बात की गई। ओके, एनीमिया मुक्त भारत के अंदर जो ईटिंग राइट है इसके बारे में बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। पोषण अभियान में इम्प्रूव इंटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ कैसे भाई, कन्वर्जेंस, बिहेवियरल चेंज, कम्युनिकेशन ला के आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स एनीमिया मुक्त भारत में दिया जाता है ना। जो फोलिक एसिड के टैबलेट्स होते हैं वल्नरेबल पॉपुलेशन को दिया जाता है, सिरप्स दिए जाते हैं, ये सब चीज़ें जो है एनीमिया मुक्त भारत में हैं। तो यहाँ पे मेन जो है ये जो T4 है ना, T4 में क्या ऐड हुआ, यहाँ पे जो ऐड हुआ वो है ट्रैक। पहले से यहाँ पे टेस्ट तो था ही था, है ना, पहले से 3 चीज़ें थी क्या क्या, टेस्ट ट्रीट एंड टॉक, बट अब यहाँ पे टेस्ट ट्रीट टॉक एंड ट्रैक वाली बात होगी। यहाँ पे जो बेनिफिशरीज हैं उसमें जननी, है ना, एंड जो RBS के है वो सबको यहाँ पे इंटीग्रेट किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट मार्स एक्सप्लोरेशन की। ये मार्स एक्सप्लोरेशन न्यूज़ में क्यों था यार, बिकॉज जो लाइफ सपोर्टिंग एविडेंसेस हैं वो मार्स से हमको देखने को मिले। नासा का जो प्रिजर्वेंस रोवर था उसने डिटेक्ट किया स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कार्बन, जो कि अभी भी यहाँ पे क्रेटर में देखने को मिलते हैं। मतलब एंशियंट मार्शियन लाइफ कभी भी यहाँ पे होता होगा, इसका सर्च अभी भी और भी मजबूत हो जा रहा है। एक समय कहीं पे मार्स में लाइफ होता होगा। सो मार्स एक्सप्लोरेशन की बात करें तो मार्स एक्सप्लोरेशन के अंदर लाइफ सपोर्टिंग एविडेंसेस हैं उसकी बात करें तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कार्बन जो है जेज़रो क्रेटर में देखने को मिला यार। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कार्बन इन
जेज़रो क्रेटर। एंड जो इंस्ट्रूमेंट डिटेक्शन जो था वो किससे हुआ, SCR-लॉक, शेरलॉक इंस्ट्रूमेंट ने डिटेक्ट किया। एंड जो एंशियंट वाटर ड्रिवन इन्वायरमेंट होता होगा, ये हमारे पास एविडेंसेस देखने को मिले, वाटर ड्रिवन इन्वायरमेंट होता होगा। ऑल्सो जो प्रिजर्वेशन देखने को मिला इन चीज़ों का ओवर द बिलियंस ऑफ ईयर, प्रिजर्वेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स। बाकी जो ये प्रिजर्वेंस मार्स रोवर है, इसके बारे में बात करें, परसीवरेंस नॉट प्रिजर्वेंस, परसीवरेंस जो है मार्स रोवर की बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि एंशिएंट माइक्रोबियल लाइफ को सर्च करे। ऑब्जेक्टिव इज टू सर्च फॉर एंशिएंट माइक्रोबियल लाइफ। टेक्नोलॉजीज़ के अंदर जो मॉक्सी एंड इनग्विनिटी की बात करते हैं। बाकी जो सैंपल कैचिंग सिस्टम है, ये देखने को मिला यार, जो कि इसको कैच के रखेगा जब ये वापस से आएगा अर्थ। तो एक ऑटोनोमस ऑपरेशन एंड नेविगेशन है इसका, जो परसिवरेंस मार्स रोवर है, इसका कैसा होता है, ऑटोनोमस ऑपरेशन चलाता है एंड ऑटोनोमस खुद से ये नेविगेशन भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट दी नालंदा यूनिवर्सिटी की, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर ने एक तरह से पेश किया जो नालंदा यूनिवर्सिटी को फॉर रिवाइविंग दी ट्रेडिशंस ऑफ जो शास्त्रार्थ के जो ट्रेडिशन थे, शास्त्रार्थ के ट्रेडिशन को रिवाइव करने के लिए प्रेस किया नालंदा यूनिवर्सिटी को। मतलब जैसे जो इंडिया का जो सिविलाइजेशन हेरिटेज है उसको मॉडल एजुकेशन एंड AI ड्रिवन लर्निंग के साथ वो है वो जोड़ रहे हैं। वाट आर शास्त्रार्थ यार, तो ये एंशियंट इंडियन ट्रेडिशन ऑफ एक तरह से स्कॉलर डिबेट को क्या बोलते हैं, शास्त्रार्थ, एक तरह से डिस्कशन होता था ये, है ना, तर्क यहाँ पे होते थे, तर्क वितर्क होता था, उसको बोलते हैं शास्त्रार्थ। ठीक है, दिस आर डिबेट, एंशियंट डिबेट्स। इसके बारे में बात करें तो नालंदा यूनिवर्सिटी की प्रेस किया गया तो इसके अंदर जो शास्त्रार्थ हैं, दिस आर व्हाट, दिस आर एंशियंट स्कॉलरली डिबेट, जो डिबेट ट्रेडिशंस हैं उसको हम शास्त्रार्थ बोलते हैं। एंड जो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिकॉग्नाइजेशन में ये शास्त्रार्थ जो है, और जो नालंदा यूनिवर्सिटी है ये आता है, नालंदा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिकॉग्नाइजेशन। बाकी नालंदा यूनिवर्सिटी को एक तरह से रीएस्टाब्लिश किया गया थ्रू नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2010, रीएस्टाब्लिश्ड वाया नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 2010। तो ये जो नालंदा था वो गुप्ता पीरियड में स्टार्ट किया गया था, एंशिएंट सेंटर था यार, कुमारा गुप्ता के समय इसको बनाया गया था। ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी है किसके समय, देखो नालंदा और विक्रमशिला दोनों किसके समय बनाए गए थे ये आपको पता होना चाहिए यार। ठीक है, तो कुमारा गुप्ता 1 के समय 5th सेंचुरी CE में नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाया गया था। एंशिएंट सेंटर की बात करें, सो इट इज़ फाउंडेड बाय
और एस्टेब्लाइज्ड इन 5th सेंचुरी बाई कुमारा गुप्ता वन, कि पहली बार दुनिया का पहला रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी जिसमें रह के आप पढ़ सकते हो। एंड जो जियांग जांग है, मतलब जो यिंग एंड जियांग जांग थे वो यहाँ पे इसके अंदर पढ़ते थे यार। ठीक है, ग्लोबल नॉलेज हब था फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, चाइना से, कोरिया से, अलग अलग देशों से, तिब्बत से, साउथ ईस्ट एशिया से लोग पढ़ने आते थे, जापान से। यहाँ पे ग्लोबल नॉलेज हब फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रधानमंत्री केयर ट्रैकर है, ये न्यूज़ में था ना, मतलब जो इंडियन होम मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर थे अमित शाह ने एक तरह से इनाग्रेट किया जो पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट है। फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट को कहाँ पे इनाग्रेट किया यार? गांधी नगर, गुजरात का जो कैपिटल है वहाँ पे। इसके बारे में हम बात करें, पीएम फैमिली केयर ट्रैकर, PMFCT फैमिली केयर ट्रैकर, पीएम फैमिली केयर ट्रैकर के अंदर पहले बात ये पायलट प्रोजेक्ट जो कि लॉन्च किया गया गुजरात के गांधीनगर में। पायलट प्रोजेक्ट इन गांधीनगर, गुजरात। ये जो है इंटीग्रेटेड बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन को, दोनों को ये इंटीग्रेट करता है। ये इंटीग्रेटेड बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन लाइफ साइकिल ट्रैक करता है ना, बर्थ टू एज 18 तक यहाँ पे ये ट्रैक करता है। लाइफ साइकिल ट्रैकिंग कब से कब तक? बर्थ टू एज 18। ऑटोमेटिक वेलफेयर डिलीवरी जो है उसको प्रोवाइड करने की बात करता है। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, बेनिफिशियरी को पता करके ऑटोमेटिक वेलफेयर डिलीवरी वाया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। डाटा इंटीग्रेशन की बात करें तो आभा एंड पोषण ट्रैकर को यहाँ पे इंटीग्रेट किया गया। डाटा इंटीग्रेशन की बात करें तो आभा एंड पोषण ट्रैकर्स हमको देखने को मिले। तो ये हमने बात किया अबाउट दी को इंटीग्रेट किया गया। ये हमने बात किया छोटे टॉपिक्स जो कि प्रीलिम्स रिलेटेड यहाँ पे न्यूज़ में थे 29 जून को। सो मेन से टॉपिक्स की बात की जो 29 जून में न्यूज़ में थे यार। तो ये हमारा कवर होता है 29 जून का डेली करंट अफेयर माइंड मैप।